दोस्तों, आसमान में भारत की ऊंची उड़ान को देखकर दुनिया की महाशक्तियां जल उठी हैं। इसरो को रोकने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसका अब पर्दाफाश होने वाला है। एक के बाद एक हमारे रॉकेट फेल होने से न सिर्फ वैज्ञानिकों में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। आखिर हमारे सबसे भरोसेमंद रॉकेट जो कभी फेल नहीं होते थे, अचानक धोखा क्यों देने लगे? क्या यह महज तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे किसी दुश्मन देश का काला हाथ था? वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत पर पानी फेरने वालों की गर्दन नापने के लिए अब मैदान में उतर चुका है भारत का जेम्स बॉन्ड। रातों रात इसरो के हेडक्वार्टर पहुंची वो काली गाड़ी जिसके अंदर बैठे शख्स को देखते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अब मोर्चा संभाल लिया है। आखिर डोभाल को अचानक इसरो के सेंटर क्यों जाना पड़ा? क्या हमारे रॉकेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था? चलिए जानते हैं इस गहरी साजिश और भारत के जबरदस्त पलटवार की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इसरो भारत का आन बान शान है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब कोई देश जमीन से उठकर सीधे चांद और मंगल की आंखों में आंखें डालने लगता है तो दुनिया की कई पुरानी महाशक्तियों के पेट में दर्द होना लाजमी है। भारत की स्पेस एजेंसी यानी हमारा इसरो पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, उसने नासा से लेकर चीन की स्पेस एजेंसी CNSA तक की नींद उड़ा रखी है। हम बहुत कम पैसे में वो कर रहे थे जो दुनिया के अमीर देश अरबों डॉलर फूंक कर भी नहीं कर पाते। चंद्रयान 3 की सफलता और आदित्य L1 की उड़ान ने भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया था। लेकिन अचानक इस सफलता की कहानी में एक अजीब सा मोड़ आ गया। हमारे सबसे भरोसेमंद रॉकेट जिन्हें हम वर्कहर्स कहते थे, वो अचानक फेल होने लगे। पहले एक बार हुआ, लोगों ने सोचा तकनीकी खामी होगी, लेकिन जब यह दोबारा हुआ तो शक की सुई घूमने लगी। क्या यह सिर्फ मशीन की खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा था? 2025 के इस नए भारत में जब हम दुनिया को स्पेस मार्केट में पछाड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक शायद हमें बहुत देर से लगी। और जब शक यकीन में बदलने लगा तो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में खलबली मच गई। एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई जिसके बारे में मीडिया को भी हवा नहीं लगी। और फिर एक अंधेरी रात में भारत का वो शख्स केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के गेट पर पहुंचा, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन के जनरलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह कोई आम दौरा नहीं था, यह एक मिशन था इसरो को बचाने का और गद्दारों को ढूंढ निकालने का। अब जरा कहानी के उस पहलू पर आते हैं जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। देखिए, रॉकेट साइंस में असफलता कोई नई बात नहीं है। दुनिया का हर देश फेल होता है, लेकिन PSLV कोई आम रॉकेट नहीं है। यह इसरो का वो बाहुबली है जिसने लगातार 39 सफल लॉन्च का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पूरी दुनिया इस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, लेकिन अचानक PSLV-C 39 फेल हो जाता है। उसकी हीट शील्ड यानी वो कवच जो सैटेलाइट को वातावरण की गर्मी से बचाता है, वो अलग ही नहीं हुआ। इसके बाद जब हम थोड़ा और पीछे देखते हैं तो GSLV के साथ भी कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए थे। कभी लिक्विड फ्यूल का लीकेज तो कभी कम्युनिकेशन का टूट जाना। ये सब इतनी सटीकता से और ऐसे समय पर हो रहा था कि इसे सिर्फ इत्तेफाक मान लेना बेवकूफी होती। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों IB और RAW को इनपुट मिले थे कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वजह साफ थी, अरबों डॉलर का स्पेस मार्केट। अगर भारत सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च करता रहेगा तो पश्चिमी देशों और चीन की दुकान बंद हो जाएगी। इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कमान अपने हाथ में ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोभाल का VSSC जाना कोई आम दौरा नहीं था। यह एक इमरजेंसी ऑपरेशन जैसा था। खबरों के मुताबिक डोभाल ने वहां टॉप वैज्ञानिकों और इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ के साथ घंटों बंद कमरे में मीटिंग की। इस मीटिंग में सिर्फ भविष्य के प्लान्स पर बात नहीं हुई, बल्कि उन गद्दारों और कमियों की तलाश की गई जिनका फायदा दुश्मन उठा रहे थे। डोभाल की नजर इसरो की इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट पर थी। सवाल यह था कि क्या कोई बाहरी मालवेयर हमारे सिस्टम में डाला गया है या फिर सप्लाई चेन में जहां से रॉकेट के छोटे छोटे पुर्जे आते हैं वहां कोई गड़बड़ी की गई। क्योंकि याद रखिए, एक रॉकेट में लाखों पार्ट्स होते हैं और अगर एक छोटा सा चिप या वॉल्व भी खराब निकल जाए तो पूरा मिशन खाक हो जाता है।
डोभाल का वहां पहुंचना इस बात का साफ संकेत था कि सरकार अब इस मामले को सिर्फ तकनीकी खराबी मानकर फाइल बंद करने के मूड में नहीं है। यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई हमारी तरक्की की टांग खींचेगा तो हम उसका हाथ काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस साजिश की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। यह पहली बार नहीं है जब इसरो को निशाना बनाया गया हो। आपको 1994 का वो काला साल याद है जब भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब था। अगर उस वक्त हम वो इंजन बना लेते तो आज भारत स्पेस की दुनिया में अमेरिका से 20 साल आगे होता। लेकिन ठीक उसी वक्त एक फर्जी जासूसी कांड रचा गया। भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक नंबी नारायणन, जो उस वक्त क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया गया कि उन्होंने रॉकेट की तकनीक मालदीव की महिलाओं के जरिए बेच दी। बाद में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत का क्रायोजेनिक सपना दशकों पीछे चला गया और इसका फायदा किसको हुआ? उन्हीं देशों को जो आज भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियां इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझती हैं। उन्हें डर था कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा। हाल ही में हुए फेलियर्स, खासकर जिस तरह से पीएसएलवी की हीट शील्ड नहीं खुली, वो उसी तरह का इशारा कर रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हीट शील्ड को अलग करने वाले पायरो बोल्ट्स में अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी जाए तो मिशन फेल हो सकता है, और यह छेड़छाड़ मैनुअल भी हो सकती है और साइबर अटैक के जरिए भी। डोभाल की विजिट के दौरान इस इनसाइडर थ्रेट पर भी गहन चर्चा हुई। क्या कोई वैज्ञानिक हनी ट्रैप का शिकार हो गया है? जिस तरह से हाल के दिनों में डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को पाकिस्तानी और चीनी एजेंसियों ने हनी ट्रैप में फंसाया था, उसे देखते हुए इसरो की सुरक्षा को अभेद्य बनाना जरूरी हो गया था। अब सवाल यह आता है कि डोभाल के इस दौरे के बाद बदला क्या कार्रवाई हुई? तो सुनिए, भारत ने अब इसरो को एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है फिजिकल और साइबर सुरक्षा में। पहले इसरो के केंद्रों की सुरक्षा थोड़ी सामान्य थी, लेकिन अब वहां सीआईएसएफ के सबसे एलीट कमांडोज का पहरा और सख्त कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की जांच उस स्तर पर हो रही है जैसे किसी न्यूक्लियर प्लांट की होती है। डोभाल ने साफ कर दिया कि इसरो सिर्फ एक वैज्ञानिक संस्था नहीं, बल्कि भारत का रणनीतिक हथियार है और हथियारों की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन असली खेल तो साइबर दुनिया में है। डोभाल की सलाह पर इसरो ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से एयर गैप करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका मतलब है कि वे कंप्यूटर जो रॉकेट लॉन्च को कंट्रोल करते हैं, वे इंटरनेट से पूरी तरह कटे होंगे, ताकि दुनिया का कोई भी हैकर, चाहे वो चीन के शंघाई में बैठा हो या अमेरिका के वर्जीनिया में, हमारे सिस्टम में घुस न सके। इसके अलावा रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले हर एक छोटे कंपोनेंट की फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। अब सप्लायर्स की भी कुंडली खंगाली जा रही है कि कहीं वो अनजाने में कोई ऐसा खराब पार्ट तो सप्लाई नहीं कर रहे जो अहम मौके पर धोखा दे जाए। एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वह है काउंटर इंटेलिजेंस का जाल। IB&RAW की एक स्पेशल यूनिट अब इसरो के प्रोजेक्ट्स पर नजर रख रही है। यह यूनिट वैज्ञानिकों पर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए है, ताकि अगर कोई विदेशी एजेंसी किसी वैज्ञानिक से संपर्क करने की कोशिश करे या उन्हें ब्लैकमेल करे तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हमारी स्पेस एजेंसी अब सॉफ्ट टारगेट नहीं है। जिस तरह से गगनयान मिशन और चंद्रयान 4 की तैयारियां चल रही हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा का यह नया घेरा बहुत जरूरी था। अब भारत रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आने वाले मिशन सिर्फ सैटेलाइट छोड़ने के नहीं हैं, बल्कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के हैं। अब जरा इस पूरी कवायद की बड़ी तस्वीर देखिए। आखिर दुनिया के कुछ देश भारत के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? जवाब है पैसा और पावर। आज की तारीख में स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है और भारत अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ इस बाजार में टहलका मचा रहा है। हम 10 रुपए में वो काम कर देते हैं जिसके लिए दूसरे 100 रुपए मांगते हैं। यह बात पश्चिमी देशों की स्पेस लॉबी को हजम नहीं हो रही। उन्हें अपनी बादशाहत खतरे में दिख रही है। जब भारत एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाता है तो यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, ये उन देशों के गाल पर तमाचा होता है जो स्पेस को अपनी जागीर समझते थे।
यही जलन साजिशों को जन्म देती है। तो दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रह गए हैं, ये अब एक भू राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस युद्ध में हमारा सेनापति पूरी तरह मुस्तैद है। अजीत डोभाल का VSSC जाना इस बात का सबूत है कि सरकार इसरो के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। जो लोग सोच रहे थे कि छोटी मोटी साजिशों से वे भारत की रफ्तार रोक लेंगे, उन्हें अब करारा जवाब मिल चुका है। हमारे रॉकेट अब और भी ज्यादा ताकत और सुरक्षा के साथ आसमान चीर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत की सुरक्षा एजेंसियों और वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।